हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडी 47 आईसीआई स्पॉम केस सेट बी कॉस्ट सॉल्यूशंस। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस फॉर द मंथ ऑफ जून 2020? अब डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल लाइन और एक्चुअल कॉस्ट। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। जब लेबर रेट का पूछा है तो हम सिंपल देखेंगे रेट कितना है। हमने स्टैंडर्डली कितना हमने बजट बनाया था, जब उसके हमें देखा था कि हमें इतना रुपए लगेंगे, लेकिन एक्चुअली हमने कितना पे करा। और जब हमने उनको दिया होगा कितने हिसाब से दिया होगा, एक्चुअल आवर्स के बेसिस पे दिया होगा। तो एक्चुअल आवर्स के बेसिस के अकॉर्डिंग हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमारा कितना डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस आया है। अब हमने यहाँ पे देखो, जो हम डायरेक्ट लेबर इस स्टैंडर्डाइज 5 आवर्स पर यूनिट एट द रेट ₹9 पर आवर इन्होंने कैलकुलेट करा कि 9 रुपए के हिसाब से हम इसको यहाँ पे पे करेंगे। लेकिन in respect to direct labor, budget provides 75,000 labor hours at 9 hours per hour. However, the actual labor cost incurred during a month amounted to 569,600, corresponding to 7,100 200 hours work. अब ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में हमारे कितने आवर्स लगे, 71,200, और हमने कितना पे करा, 569,600। तो हमारा एक्चुअल रेट कितना आया, 569,600 डिवाइडेड बाय 71,200, कितना है एक्चुअल रेट, 8। अब हमने डिसाइड कितना करा था, कितना लेंगे हम, ₹9, और लगा कितना, 8 इंटू 1 इंटू 71,200। तो कितना आ गया हमारा, दिस इज फेवरेबल। हाउ? क्योंकि हमने डिसाइड करा था 9 रुपए और हम दे कितना रहे, 8 रुपए। और तो हमारा कितना, यही दिस इज फेवरेबल वेरिएंस। तो 71,200 फेवरेबल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What are the standard labor hours allowed for actual production of 13,800 units? कितने standard labor hours allowed से actual production जो है 38,800 units? अब इसका क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल आउटपुट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स। हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना निकला, 13,800। हमारे अब स्टैंडर्डली कितने आवर्स लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड आवर्स पूछे हैं। इससे पूछे डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड है 5 आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट पे 5 घंटे लगते हैं। अब हमारे पास यूनिट्स कितनी है, 13,800, एक्चुअल में इतना हमारा प्रोडक्शन हुआ, और स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने थे, एक यूनिट में 5 इंटू 5, तो 69,000 आवर्स टोटल स्टैंडर्ड आवर्स लगने चाहिए थे, ऑप्शन सी। और लगे कितने हमारे, टोटल 71,200। तो अगर हम एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो ये कितना आ गया, एडवर्स, क्योंकि कितने लगे चाहिए थे, 69, लगे कितने, 71,200। द डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 69,000 माइनस 71,200। तो 1 मिनट, दैट इज द टोटल ओवरऑल वेरिएंस से निकाल दिया मैंने, दिस इज रॉन्ग। हमारे एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमारा स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने चाहिए थे, एक्चुअल आवर्स कितने लगे, इनटू स्टैंडर्ड रेट के अकॉर्डिंग। तो 69,000 माइनस 71,200, इतना हमारा था, ये लगा कि हाँ इतना हमने ज्यादा आवर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने कितने रेट के हिसाब से दिए थे, 8 रेट के हिसाब से। और बट हमारा स्टैंडर्डली हमने कितना डिसाइड करा था, ₹9। तो 2200, 2200 इंटू 9 कितना है, 19,800 एडवर्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा लगा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A situation where the labor rate variance is favorable but labor efficiency variance is adverse generally indicates, जहाँ पर लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल है बट लेबर एफिशिएंसी एडवर्स है, एक्सेसिव ओवरटाइम, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाई स्किल लेबर, यूज ऑफ लेबर स्किल लेबर, लोअर वेज रेट, इम्प्रूव्ड लेबर प्रोडक्टिविटी। इसका आंसर क्या होगा, कि हमने रेट में लोअर हायर तो कम पे कर लिया, लेकिन एफिशिएंसी हमारी पुअर हो गई। क्यों, हमने हायर तो कम करा, लेकिन उनको एक तो रेट कम दे रहे हैं, और हमने जो स्किल्ड लेबर थी वो भी सही नहीं थी हमारी, एक तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भाई अगर आप किसी लेबर को कम दे रहे हो तो वो कैसे एग्री होंगे, या तो उनको काम कम आता होगा, जब भी वो कम पे मानेंगे। जब हमने 9 रुपये डिसाइड किया, 8 रुपये आप कैसे दे सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लेबर वेरिएंसेस इन दिस केस। लेबर कॉस्ट सेविंग्स तो अचीव हो गई, बट एट द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी, हमारे आर्स वहाँ पे ज्यादा लगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इनफेक्टिव लेबर कॉस्ट कंट्रोल, लेबर कॉस्ट का सेविंग अचीव, कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी, पुअर स्टैंडर्ड सेटिंग, इंक्रीज इन लेबर वेज रेट।
तो लेबर कॉस्ट सेविंग अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी। क्यों? कॉस्ट में तो सेव कर दिया, लेकिन हमारे आर्स यहाँ पे ज़्यादा लग गए। Material usage variance is reported at 33,600 adverse in the analysis. This is most likely attributable to the। अब यहाँ पे देखो, ये मटेरियल लेवल बोल रहा है कि यहाँ पे मटेरियल रेट वेरिएंस एडवर्स है। हमने यहाँ पे क्या डिसाइड करा था? एज पर द स्टैंडर्ड्स द यूज ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर 4 kg ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, द स्टैंडर्ड प्राइस 7 रुपये पर kg। 4 किलो लगेगा एक प्रोडक्ट बनाने के लिए और 7 रुपये पर kg पड़ेगा। ठीक है, 28 रुपीज पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगी। अब यहाँ पे लगा कितना? In for the month of June 20, the company had budgeted production and sales 15,000 units, where the actual production sales were achieved 13,800 units achieved हुई। Budget actual consumption कितना हुआ? 60,000। Purchased at standard rate of 7 रुपीज पर kg। अब यहाँ पे हमारा अचीव कितना हुआ? 7 रुपीज पर kg। और लगना कितना था हमारा? 13,800 इंटू 4। यहाँ पे दे रखा है ना 4, कि आपका 4 किलो लगेगा इस प्रोडक्ट में। लगना कितना चाहिए था? 15,500। लगा कितना? 60,000। तो यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्स आ गया। अगर माइनस 60,000 में करूँ और स्टैंडर्ड रेट कितना था? 7, 33,600 एडवर्स। यहाँ पे कितना बोला? 33,600 एडवर्स आ गया। एडवर्स क्यों हुआ है? इसका रीजन क्या है? इंक्रीज इन मटेरियल प्राइस, मटेरियल प्राइस में इंक्रीज हुआ, दोनों सेम है। इंफीरियर क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी उसको जब सेम ही रेट पे मिल रहा है तो उन्होंने कम पे तो खरीदा नहीं है। इनएफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स बाय लेबर और पुअर सप्लायर सेक्शन। इसका आंसर क्या? सप्लायर ने भी पूरा माल प्रोवाइड करा, लेकिन हमने जो लेबर थी वो स्किल्ड नहीं थी, इसलिए उसने ढंग से यूज नहीं करा जो मटेरियल था, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन लग गया। तो इनएफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स बाय लेबर, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द वेरियंस एनालिसिस? कौन सा इसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट है? लोअर वेज रेट ऑलवेज improves profitability, efficiency loss can be ignored if rate variance is favorable, cost reduction decisions should be considered, operation is considered operational efficiency, material variances are independent of labor performance। लोअर वेज रेट ऑलवेज improves प्रॉफिटेबिलिटी, नहीं। अगर लोअर वेज रेट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करती तो हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स नहीं होता। हमें हाई स्किल लेवल वो करनी चाहिए और एक सेम रेट पे करनी चाहिए। एफिशिएंसी लॉसेस कैन बी इग्नोर्ड इफ रेट वेरिएंस इज फेवरेबल। एफिशिएंसी भी जरूरी है। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, हम सपोज हमें लगा रहे हैं 10,000 आवर्स, हमारे लग गए 15,000 आवर्स, तो 5,000 आवर्स तो ज़्यादा लग रहे हैं ना। हम उसमें अब जितना भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं लेबर को, वो भी तो हमारा कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन डिसीजन शुड कंसिडर ऑपरेशनल, कॉस्ट रिडक्शन जो है वो भी हमें कंसिडर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। साथ साथ में जितना हम कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी साथ साथ में देखना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मटेरियल वेरिएंसेस और इंडिपेंडेंट लेबर, हमने मटेरियल वेरिएंसेस देखा, इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों साथ में है। मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, लेबर की वजह से हमारा मटेरियल वेरिएंस भी इंक्रीज हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेट इम्पैक्ट ऑफ लेबर वेरिएंसेस ऑन प्रॉफिट? नेट इम्पैक्ट कितना आएगा लेबर वेरिएंस का? अब ऊपर हमने देखा कितना वेरिएंस आया था यहाँ पे, पहले आया 71,200 फेवरेबल, और यहाँ पे कितना आया? 19,800 एडवर्स। तो नेट कितना आया? 51,400 favorable, option C is the correct answer। Which managerial action would be most effective in improving labor efficiency without eliminating the wage benefit of lower wage rates? Increasing standard labor hours, increasing labor wage rates, improve training and supervision, outsourcing production। हमें स्टैंडर्ड लेबर्स को इंक्रीज कर देना चाहिए। स्टैंडर्ड लेबर्स तो ऑलरेडी ज़्यादा है, हम तो उनका जो हमारे स्किल्ड है उनको इम्प्रूव करना चाहिए। इंक्रीज लेबर वेज रेट, लेबर वेज 9 रुपये, हम 8 रुपये दे रहे हैं तो 9 रुपये कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा जाओगे नहीं, अगर जब से ज़्यादा जाओगे तो डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा। इम्प्रूव ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन। हमें ट्रेनिंग और सुपरविजन इंक्रीज करना चाहिए और उनको ट्रेन करो, उसी रेट पे पैसा पे करो और उनको ट्रेन करो कि जिससे वो एफिशिएंटली काम कर पाए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, केस स्टडी 48। जो केस स्टडी 48 है ये आपकी रेलिवेंट कॉस्ट से रिलेटेड है। मैं आपको बताता हूँ रेलिवेंट कॉस्ट। कोई भी हमने कोई डिसीजन लिया है, कोई भी न्यू मॉडिफिकेशन वर्क है, या हमें ये कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या हमें इस शट डाउन करना चाहिए, या हमें ये काम को छोड़ देना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई भी अगर डिसीजन हमें लगता है कि अगर ये इस चीज़ से रिलेटेड है, डेट इज़ द रेलिवेंट कॉस्ट। अगर उस काम की वजह से हमारी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, सेव हो रही है, तो वो हमारा रेलिवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करी जाएगी।
Department B is extremely busy and currently yields a contribution of rupees 3.20 per rupee of direct wages. For the modification work, Department B requires 25 man days at a wage rate of 100 per man day. What is the relevant cost of Department B labor for decision making? अब ये बोल रहे हैं डिपार्टमेंट भी एक्सट्रीमली बिजी है, वो कंट्रीब्यूट करता है 3 रुपये 20 पैसे। अब मोडिफिकेशन वर्क होगा, डिपार्टमेंट भी रिक्वायर्स 25 मैंडेज एट अ वेज रेट ऑफ 100 पर मैंडे फॉर द। अब अगर मॉडिफिकेशन होगा तो इतनी कॉस्ट लग रही है और हमें ये भी कॉस्ट छोड़नी पड़ेगी, जो कंट्रीब्यूशन है वो भी नहीं मिलेगा। तो 25 इंटू 100, 2500 प्लस, अभी कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 3 रुपये 20 पैसे। अब यहाँ पे पर वेजेस ऑफ डायरेक्ट वेजेस 100 इंटू 25, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 रुपये 20 पैसे से, 8000। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, क्योंकि हमारा 2500 मैंडेज लग रहे हैं पहली बात। अब उसमें से अगर हम इसमें काम नहीं करते 3 रुपये 20 पैसे कंट्रीब्यूशन मिलता, 8000 रुपीज। और जो हमें एक्स्ट्रा में पे करना पड़ेगा 100 इंटू 25, 2500, 2500, तो कितना आ गया टोटल 10500 हमारे यहाँ पे रेलिवेंट कॉस्ट हो गई, ऑप्शन सी। The direct material required for modification already in stock. If not used, there would be used other replacing material that would cost 550। What is the relevant cost? यह बोल रहा है कि अगर डायरेक्ट मटेरियल जो हमारे पास है मॉडिफिकेशन के लिए चाहिए वो ऑलरेडी स्टॉक में है, अगर वो वहाँ पे यूज़ नहीं होगा तो हम कहीं और इसको यूज़ कर सकते हैं। डेट कुड बी कॉस्ट 22,500 2250 सॉरी। तो अब हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक में है, कहीं और यूज़ करते वहाँ पे हम दे रहे हैं, तो कितना रेलिवेंट कॉस्ट आया, 2250, ऑप्शन बी। The control device has an original cost of 13,500. If removed, it can replace another mechanism that would otherwise be purchased for 10,500. Removal requires one mandate Department A, 120 rupees per day plus 25% variable overheads. What is the net saving due to removal of the control device? कंट्रोल डिवाइस का ओरिजिनल कॉस्ट है 13,500। अगर वो रिमूव करते हैं उसका अनदर मैकेनिज्म दैट वुड अदरवाइज बी परचेज फॉर 10,500, तो रिमूवल रिक्वायर्स वन मेंटेन डिपार्टमेंट ए प्लस 25% वेरिएबल ओवरहेड्स। अब यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म कितना आ रहा है, 10,500 से हम उसको सेव करते हैं, अवॉइडेड परचेज। अब और यहाँ पे वन मैंडे लग रहा है, वन वन मैंडे 120 प्लस 25% 150। और यहाँ पे जो हम परचेज करते हैं सेविंग, ये तो हमारी कॉस्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर हमारा 10,000, ये तो हमारी सेव कॉस्ट हो गई, लेकिन जो हमारी ये 10,500 है डेट इज सेविंग। तो 10,500 माइनस 150, 10,500 माइनस 150 कितना है, 10,350 नेट सेविंग, ऑप्शन बी। If the conversion is not carried out, some materials could be reused in another contract in place of materials costing rupees 12,000 requiring 2 man days in Department A plus 25% variable overheads. What is the net opportunity cost? अगर कन्वर्जन यहाँ पे नहीं होता तो हमें कई और मटेरियल यूज कर सकते हैं जो कॉस्ट पड़ेगा 12,000, तो दैट इज सेविंग, दैट इज द रेलिवेंट कॉस्ट रिक्वायरिंग 2 man days डिपार्टमेंट ए प्लस 25% वेरी। अब हमारा उसमें 2 मैन आवर्स भी लगेंगे साथ में प्लस 25% वेरिएबल ओवरहेड। अब डिपार्टमेंट ए में हमने देखा कितना कॉस्ट लग रहा है, 120 रुपीज पर डे, तो 120 इंटू 2 प्लस 25% वेरिएबल ओवरहेड्स, 120 इंटू 2, 240, 240 प्लस 25%, 300 रुपीज। अब यहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी लग रही थी, यहाँ पे 12,000, उसको नेट, तो कितना नेट हमारा आंसर आए, सॉरी 60 में माइनस करेंगे, 300 था टोटल, 11,700, ऑप्शन सी। The company has already received 1 lakh as progress payment from the original customer who has gone out of business. How this amount be treated while computing minimum price? अब 1 लाख रुपए कस्टमर से हमें मिले प्रोग्रेस पेमेंट में, उसने एडवांस वगैरह कुछ दे दिया होगा, अब वो चला गया बिजनेस छोड़ के या जो भी था उसने नहीं करना आगे जैसा भी था, तो हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में मिनिमम प्राइस के? ये इररिलेवेंट कॉस्ट है हमारे लिए, क्यों? क्योंकि वो एडवांस हमें मिल चुका है, अब उसका आगे फ्यूचर डिसीजन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हो चुका है, हमने कहीं यूज कर चुके होंगे।
जो भी कॉस्ट हमारी पहले इनकर्ड हो चुकी है जिससे कोई मतलब नहीं, उससे आगे कुछ डिसीजन से कुछ फर्क नहीं पड़ा, दैट इज ऑलरेडी द sunk कॉस्ट. द कॉस्ट which is received and which is already occurred, that is the sunk cost and irrelevant. Option C. Fixed overheads are observed as 50% of direct wages in each department. How should fixed overheads be treated for determining the minimum price? फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है 50% लगते हैं डायरेक्ट वेजेस इन ईच डिपार्टमेंट. अब फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर ट्रीट कैसे होंगे, अब एक चीज समझो, जो भी एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं ना, वो हमेशा संक और इरेलीवेंट कॉस्ट होती है. अगर कोई भी एडिशनल कॉस्ट लग रही है, एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स लग रहे हैं, एडिशनल या इंक्रीमेंटल, वो ऑलवेज हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होगी. तो फिक्स्ड ओवरहेड जो ऑलरेडी है ऑब्जर्व्ड है, दैट इज इररेलेवेंट. इंक्लूडेड इंक्लूडेड ओनली इफ इंक्रीमेंटल. तो इंक्लूड जब करेंगे अगर वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट इंक्रीज हो रही है, एडिशनल लग रही है, जब जाके इसको इंक्लूड करेंगे. ऑप्शन सी. डिपार्टमेंट इज वर्किंग नॉर्मली, मॉडिफिकेशन रिक्वायर 15 मैन डेज, डिपार्टमेंट 120 बट द रेलिवेंट कॉस्ट. ये बोल रहा है अगर मॉडिफिकेशन चाहिए तो 15 मैन डेज लगेंगे इनटू 120, तो कितना कॉस्ट आ गई 1800. ऑप्शन बी. If the conversion is not carried out, remaining materials can be sold as scrap for 11,400 and drawings can be sold for 1500. How should, अगर conversion carried remaining material sold हो जाएगा scrap, तो this is the saving. तो 11,000 ignored as sunk value, deducted from minimum price, added as opportunity cost, adjusted against material cost. तो क्या है, अगर हम यहाँ पे कैरी आउट नहीं करते तो हम इसको सोल्व कर सकते थे. ठीक है, अब यह क्या होगा, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में वो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सेव करता पैसा, हमारा जो अमाउंट था प्रॉफिट कॉस्ट रिड्यूस होती, लेकिन अब क्या लगा हमारा पैसा लग रहा है इस चीज इसकी वजह से, तो हमारा दिस कैन बी एडेड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ऑप्शन सी. वेरिएबल ओवरहेड चार्ज 20% डायरेक्ट वेजेस, बट द रेलिवेंट ओवरहेड फॉर द मॉडिफिकेशन वर्क एक्सक्लूडिंग डिसमेंटलिंग. अब देखो यहाँ पे हमारा वेरिएबल ओवरहेड 120 1800, और यहाँ पे कितना लग रहा है, डिपार्टमेंट बी का कितना लग रहा है, 25 मैन डेज प्लस 100, 1800 प्लस 2500, ये टोटल हमारा डायरेक्ट लेबर लग रहा है. उसके बाद उसमें पूछ रहा है वेरिएबल ओवरहेड. अब वेरिएबल ओवरहेड इसका 25%, 1075, तो ऑप्शन बी. टोटल डिपार्टमेंट का देखेंगे कितना लगा, उसमें वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट कर लेंगे. सुपरवाइजरी ओवर टाइम पेबल मॉडिफिकेशन, हाउ शुड विच बी ट्रीटेड. अब सुपरवाइजरी, जो सुपरवाइजर है वो मॉडिफिकेशन हो रहा है इसलिए उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, इसलिए उसको ओवर टाइम मिल रहा है. अगर वो नहीं होता तो उसको ओवर टाइम नहीं पे करना. दिस इज रेलिवेंट कॉस्ट, तो इंक्लूडेड है रेलिवेंट कॉस्ट. ऑप्शन बी. द कॉस्ट टू ब्रिंग द इक्विपमेंट इज इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन. अब ओरिजिनल कंडीशन में इक्विपमेंट को लाना है तो उसके लिए कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ रही है, दैट इज द रेलिवेंट कॉस्ट, क्योंकि मॉडिफिकेशन की वजह से हो रहा है ये सब. So that is the incremental future cost. Sunk cost, avoidable incremental opportunity. इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें काम करना है मॉडिफिकेशन, तो हमें इक्विपमेंट को कंडीशन में लाना ही पड़ेगा. दैट इज द incremental future cost. Option C. If the department B had idle capacity instead of being extremely, what would be the relevant cost? ये पूछ रहे रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, अगर आइडल कैपेसिटी है और एक्सट्रीमली बिजी नहीं होते, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है, खाली उसकी जो भी कॉस्ट लग रही है, कितना 25 मैन डेज. हमने यहाँ पे देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो दूसरे काम के लिए करते हैं, 25 मैन डेज लग रहे हैं और 3 रुपये 20 पैसे का भी हमारा कंट्रीब्यूशन का लॉस हो रहा है. अगर वो नहीं होता, इस पे कल लगता तो हमारी रिलेवेंट कॉस्ट कितनी होती, वो अपना डेली बेसिस पे काम करता था, 25 × 100, 2500 कॉस्ट लगती. तो ऑप्शन बी. Based on relevant costing principle, which of the following correctly computes the minimum price that company can afford to quote the new customer? रेलिवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे कौन सा हमें करेक्टली कंप्यूट करना चाहिए मिनिमम प्राइस. अब मैं यहाँ पे क्या है आईसीआई का आंसर दे रखा है, देखो इसको ही समझते हैं. कॉस्ट हमारी सबसे पहले तो इंक्रीमेंट इन द ब्रिंग ओरिजिनल कंडीशन, यहाँ पे देखा हमने कितनी आ रही है 28,700. जो जो कॉस्ट लग रही है, जो जो सेविंग हो रही है, रेलिवेंट जो है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें कॉस्ट निकालनी है. डायरेक्ट मटेरियल 2250. डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकल रहा है, इसमें दे रखा है द एस्टिमेटेड कॉस्ट of these and modification include direct material costing 1050, direct wages modifications, just a minute. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मॉडिफिकेशन ऑलरेडी इन स्टॉक इफ नॉट यूज्ड, अनदर जॉब मटेरियल कितना लगेगा 2250.
तो यहाँ पे कितना आ गया 2250 का डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट वेजेस हमने देखे डिपार्टमेंट ए में 15 मैन डेज 1800, डिपार्टमेंट बी में 25 मैन डेज 2500। अब इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था यहाँ पे 25 3.2 रुपीज पर रुपये डायरेक्ट वेजेस, 2500 3.2 8000। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं 1800 प्लस 2500 का 25% 1075। डिलीवरी कॉस्ट कहाँ से आ रही है, यहाँ पे एक कॉस्ट दे रखी है इन डिपार्टमेंट ए 25 मैंडेज डिपार्टमेंट वेरिएबल ओवरहेड चार्ज 25% डायरेक्ट वेजेस इन ईच डिपार्टमेंट डिलीवरी कॉस्ट ऑफ ₹1350। दिस इज फॉर मॉडिफिकेशन वर्क। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन एक्चुअल डिलीवरी कॉस्ट कितनी लग रही है हमारी 1350। सुपरवाइजर को दे रहे हैं ओवर टाइम 1050। अब सेविंग्स कितनी हो रही है, हमने जो यहाँ पे 10,500 का यहाँ पे सेव करा, अगर परचेज करते हो 10,500 पे लगता है यहाँ पे, तो 10,500 रेलिवेंट कॉस्ट होगी, सेव हो रहा है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिमूवल कॉस्ट कितनी लग रही है यहाँ पे 120 रुपीज प्लस 25% 150 रुपीज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। नेट लॉस कितना आया ऑन मटेरियल कॉस्ट सेविंग 1 मिनट। नेट लॉस कितना आ रहा है, कन्वर्जन कैरिड हो जाता है 12,000 रिक्वायरिंग 2 मैन आवर्स। तो नेट लॉस कितना आ रहा है यहाँ पे 7,700 की सेविंग हुई थी 9,700। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी लग रही है रिमेनिंग मटेरियल विच कैन बी सोल्ड, एक तो 11,400 का मटेरियल सोल्ड हो रहा है 11,400 प्लस 1,500 की ड्राइंग्स, दोनों को लेस कर देंगे तो मिनिमम प्राइस कितना है 61,975। तो हमें कितना मिनिमम प्राइस कोट करना चाहिए 61,975, तो इतना कोट करना चाहिए प्लस जो भी मार्जिन लेंगे, बट इतना मिनिमम प्राइस हमें कोट करना चाहिए, ऑप्शन सी। ओके, केस स्टडी 49। After considering the anticipated increase in direct materials 6% and direct wages 8% but the revised variable cost per pair। अब यहाँ पे कितना बोल रहे हैं कि आपकी यहाँ पे कितनी कॉस्ट आ रही है, द कॉस्ट पर पेयर एट दिस लेवल डायरेक्ट मटेरियल 35 में बोल रहे हैं 6% और ऐड कर दो, तो 37.1 तो हमारी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो गई, ठीक है। देन इसके बाद डायरेक्ट वेज 12.50, उसमें 8% ऐड कर दो 13.5, तो 13.5 प्लस 37.1 दैट इज 50.6। मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ 50.6। उसके बाद है यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस वर्क्स हो रहा है 62.50 विच इज 50% फिक्स्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 6 रुपीज ऑफ विच 75% इज फिक्स्ड। अब वेरिएबल में हमें वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो ओवरहेड्स आ रहे हैं 62.5 का 50% 62.5 इंटू 50% 31.25 और 6 का 25% वेरिएबल हो गया 1.5 तो 1.5 प्लस 31.25 32.75 प्लस 50.6, तो आंसर कितना आया 83.35, ऑप्शन सी। गिवन डेट सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज एंड रिमेन 143 पर पेयर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर पेयर ऑफ द रिवीजन ऑफ कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना होगा, अभी कह रहे हैं वन, इसमें से 143 माइनस करो तो 59.65 हमारा कंट्रीब्यूशन है रिवाइज कॉस्ट के बाद, ऑप्शन बी। कि जब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। आफ्टर कंसीडरिंग द इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट बाय 10% इज द प्रॉफिट एट एग्जिस्टिंग लेवल कैपेसिटी ऑफ 6,000 पेयर। ये वाला क्वेश्चन आपको बाद में कराऊंगा, पहले दोनों करते हैं। द मैन्युफैक्चरर डिजायर्स एन ओवरऑल प्रॉफिट, चलो ये करना ही पड़ेगा। आफ्टर कंसीडरिंग द इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट व्हाट इज द प्रॉफिट एट एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ 600 पेयर्स। मैं आपको ऐसे एक के थ्रू कराता हूँ। अब इसमें क्या पूछा है कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट 10% से बढ़ जाती है, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, एक तो ये 50% और ये 75%, 75%। अब ये बोल रहा है कि अगर 10% से बढ़ जाती है तो हमारा इस लेवल हमारा प्रॉफिट कितना होगा, एग्जिस्टिंग जो 600 पेयर्स बेच रहे हैं और 143 पे हम सेल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले सेलिंग प्राइस निकाल लिया, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट वेजेस निकाल दी और पहले जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उस लेवल पे निकाल दिया।
अब यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट कर रखा है फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करा 187,500 आया। 6,000 पेयर से 3125 हमने देखा था उसका फिक्स कॉस्ट है और 4.5 75% फिक्स्ड है। अब इसको ना रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। हमारा प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे, इसमें दे रखा है जो आपका 125 रुपीज ये हर पेयर पे अर्न करता है। तो 25 इंटू 6,000, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 367,500। तो 376,500, तो 2,26,500 आपका क्या हो गया यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अब फिक्स्ड कॉस्ट में से जो ऑलरेडी हमें दे रखी है, कितना दे रखा है -187,500, क्योंकि हम उससे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं 27,000। तो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी 12,000, जो इसमें नहीं ले रखी, इससे हमें कैलकुलेट करके निकालनी पड़ी यहाँ पे। तो 12,000 थी हमारी अवर एडिशनल कॉस्ट। अब ये तीनों कॉस्ट हमारी 10% से इंक्रीज हो जाएगी, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी 249,150। और जब इसको हम टोटल कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा प्रॉफिट 1,08,750। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि जो हमारी एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट 12,000 रुपीज थी वो यहाँ पे हिडन थी, वो हमें पता नहीं था। तो वो कैलकुलेट करने के लिए वो 20% से इंक्रीज हो गई। तो प्रॉफिट कितना आएगा 1,08,750। मैन्युफैक्चर डिजाइन ऑल प्रॉफिट 167,300 फॉर एडिशनल 2,000 पेयर्स बट द मिनिमम प्राइस। अब इसको 2,000 पेयर्स और सेल करने के लिए आए हैं। तो अब ये बोलता है कि मेरे को ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाना है 167,300। अब ये न्यू में कितना कमा रहे हैं, जब हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई 1,08,750, तो एडिशनल कितना कम अर्न करना है 58,550। तो 58,550 इसको अर्न करने के लिए 2,000 पेयर पे कितना मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए 29.275। इतना प्रॉफिट इसको अर्न करना पड़ेगा एडिशनल 2,000 पेयर्स पे। तो कितना आ गया ऑप्शन सी। What is the minimum selling price per pair that should be quoted for the additional 20% capacity utilization 2,000 pairs to achieve the target profit? आप मिनिमम सेलिंग प्राइस को कितना कोट करना चाहिए 2,000 पेयर्स के लिए जो उसका एडिशनल 20% कैपेसिटी भी यूटिलाइज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी कितना यूटिलाइज कर रहा है ये 6,000 पेयर 60% की कैपेसिटी पे। तो मतलब 10,000 निकल सकते हैं, बट ये एडिशनल 2,000 और निकाल सकते हैं। तो कितना इसको अपनी पेयर्स को मिनिमम सेलिंग प्राइस कोट करना। अब यहाँ पे जो हमारा मिनिमम जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट एडिशनल आ रही थी कितनी आ रही थी 83.35 प्लस 29.7, हमने देखा 29.275 प्रॉफिट चाहिए इसको इतना मिनिमम। तो 112 इसको मिनिमम कोट करना चाहिए प्राइस फॉर दी एडिशनल 2,000 पेयर। तो 112.62 112.62 नियरेस्ट 112.63। ओके, केस स्टडी 50। Payfast Limited offers an application-based service to make payments by phone. It allows linking of phone numbers with banks and allow bank-to-bank transfer through mobile phone. It was the first company in the country to provide such facility. The customers could not believe the money transfer process could be made so much simpler, and the company witnessed exponential growth in very few days. The service level was immaculate and no changes were levied on the customers. So basically ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इन सब की कंपनीज की बात कर रहे हैं। अब अमेजोन पे का हर जितनी भी कंपनीज हैं आपकी फिनटेक कंपनीज है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, ये सब क्या करने लग गए हैं अब आपको यूपीआई की पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आप इवन क्रेडिट कार्ड से लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड आपके साथ लिंक करके भी पेमेंट कर सकते हो। उसी के बेस ऊपर ये केस स्टडी दे रखी है पे फास्ट। आई थिंक सबसे पहले जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा था आई थिंक दैट इज पेटीएम, आई एम नॉट श्योर। जिसको भी पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। पे फास्ट लिमिटेड ने स्टार्ट करा था, तो ये बोल रहा है कि उन्होंने यूपीआई से लिंक करके आप पेमेंट कर सकते हो, उसकी रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा ग्रो करा, तो वही सब चीज़ें बताई हैं। उसके बाद काफ़ी कंपनीज ने भी ऐड कर दिया ऑल इट्स कॉम्पिटेबल ऑल्सो स्पेंडिंग एंड अमाउंट ऑन सिक्योरिटी ऑफ यूजर डाटा। इसमें सिक्योरिटी का ब्रीच होना नहीं चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। एंड आपका इसमें और कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जितनी भी कंपनीज थी सब आपको कैशबैक दे रही थी। आप 1,000 रुपीज़ की पेमेंट करो किसी किसी का, तो 1,000 रुपीज़ तक का कैशबैक भी आया है, ये उससे ज़्यादा का कैशबैक आया है। तो अब क्या हो गया, अब तो कैशबैक वगैरह मिलता नहीं है, बहुत बहुत मिनिमल हो गया, लेस देन 1% है। अब ये कंपनीज क्या कर रही है, कंपटीशन पहले इन्होंने हैबिट बना दी और हैबिट बना के अब कस्टमर्स जनरली यही यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर केस क्वेश्चंस, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑफरिंग बाय पे फेस्ट ऑफ एप्लीकेशन टू मेक पेमेंट टू मोबाइल फोन। बेस्ट डिस्क्राइब क्या करेंगे, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट, डिलाइटर, इंडिफरेंट, डिलाइटर व्हेन इंट्रोड्यूस, करंटली थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट। तो ये एक पहली बात तो डिलाइटर हुआ। डिलाइटर बेसिकली क्या हुआ,
जो कंपनी एक तरह इसे न्यूली इंट्रोड्यूस करती है फीचर, और किसी के पास भी ये फीचर अभी एग्जिस्टिंग नहीं है, एंड कस्टमर्स आर लाइकिंग दैट प्रोडक्ट। ये डिलाइटरस होता है स्टार्टिंग में, लेकिन अब थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि अब फिर से आप पेटीएम देखो, फोन पे देखो, गूगल पे देखो, अमेजोन पे देखो, इवन मोबिक्विक वगैरह जितनी भी कंपनीज हैं, ये सब आपका यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, क्रेडिट में भी आ रहा है। So this is the lighter at the time of introduction, but currently it is threshold attribute. So option D, which would the most appropriate description for payfast offering of security improvement, the lighter performance attribute in different reverse. अब एक चीज समझो, अगर सिक्योरिटी इसकी सही चलती रहेगी, सिक्योरिटी में कोई भी ब्रीचेस नहीं होंगे, सिक्योरिटी इज और इसमें सारा डाटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, तो कस्टमर्स के रहेंगे खुश रहेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहेगा, तो परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी होती रहेगी। तो दैट इज द परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी। शुड कॉर्नर स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन लोगो डिजाइनिंग टू इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन? आप क्या देखते हो? आप लोगों नहीं देखते। अगर एज अ कस्टमर हम लोग क्या देखते हैं जनरली, कि भाई कौन सी कंपनी अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसकी पेमेंट सारी जल्दी जनरली पूरी पेमेंट हो जाती है। जैसे फ़ोन पे है फॉर एग्जांपल, या गूगल पे है, हमें लगता है कि इसकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है, तो हम जनरली ये यूज़ करते हैं। लोगो देख के हम उस पर यूज़ नहीं करते कि हाँ भाई फ़ोन पे का लोगो अच्छा लग रहा है तो मैं यही ऐप यूज़ करूँगा। तो इट इज़ इनडिफरेंट, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यस, कस्टमर्स लव ग्रेट लोगो, लो कस्टमर्स वुड बी इनडिफरेंट, कस्टमर्स हैड बेटर लोगो, competitors had better logo and company change logo frequently। तो इसका आंसर क्या होगा? कस्टमर्स वुड बी इनडिफरेंट, कस्टमर्स को उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्विस अच्छी होनी चाहिए, ऑप्शन बी। इज गिविंग कैशबैक बाय पे फेस्ट जस्टिफाइड कॉस्ट? यस, एज कस्टमर्स वुड बी डिलाइटेड, customers would be indifferent, customers it would affect profitability, no, as customers would eventually catch up। अब जब स्टार्टिंग में हमें जिसमें कंपनी ने सर पेटीएम आया, फिर गूगल पे आया, फिर फोन पे आया, स्टार्टिंग में कहने लगे कैशबैक देने लग गए थे। हमें लगा जिस जो कंपनी सबसे ज़्यादा कैशबैक दे रही है, हम उस कंपनी का ऐप डाउनलोड करते थे, वहीं से पेमेंट करते थे स्टार्टिंग में ही। अब लेकिन अब हैबिट पर अब कैशबैक मिलता नहीं है, तो स्टार्टिंग में जब हमें कैशबैक मिल रहा था तो हम क्या रहे, हैप्पी रहते थे, हमें लगता था कि हाँ ये ऐप बढ़िया है, हमें ईजी ऐप यूज़ करना चाहिए। तो इट इज़ डिलाइटेड, यस, कस्टमर्स को फर्क पड़ता था उससे, कस्टमर वुड बी डिलाइटेड, ऑप्शन ए। दीज आर जनरल क्वेश्चन, जस्ट अप्लाई ऑन योर थिंग्स, कि आपको कैसा फील होता था उस टाइम पे, उसी के बेस पे आपको आंसर करना है। नॉट अ सिंगल पर्सन बट एज अ होल आपको सोचना है वो चीज। एडिंग डिफरेंट फीचर बाय द कॉम्पिटिटर कैन बी टर्म्ड एज बिलो, इन डिफरेंट परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट, थ्रेशोल्ड, रिवर्सल। अब कॉम्पिटिटर्स अगर डिफरेंट फीचर्स ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल पेटीएम आप यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हो, लेकिन फोन पे बोलता है कि आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, और कुछ गूगल पे लेके आया कि आप अभी इसे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कि आप वीजा से भी पेमेंट कर सकते हो, वीजा का क्रेडिट कार्ड है, आप उसमें ऐड करो, आप पेमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, जो पेटीएम का होगा, पेटीएम क्या होगा, रिवर्स हो जाएंगे वो कंडीशंस की, डिफरेंट फीचर्स होंगे सारे उसके बैक कर जाएंगे। तो दिस दैट इज एन रिवर्सल, ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू केस स्टडी 51। ओके, you recently joined management accounting department of fashion retail brand Paridhan, which is struggling with the typing margin deficiency issues in the distribution network. In meeting with CEO, you explained to them tough supply chain management can be great help for Paridhan to overcome the many of challenges that Paridhan is currently facing. You explained them the case of Sara Fashion, how they manage their supply chain to create value. Sara Fashion is a well-known premium international clothing manufacturer and retailer based in Spain that was founded in the 1980s because of the collaborative relationship with the customers and suppliers. Sara can complete the development and shipment of a new product to its stores into 2 to 6 weeks, which is faster than the industry average of 6 months. Sara sells their clothing through its own retail outlets. One of the most significant benefits of Sara's supply chain strategy is its ability to respond quickly to all fashion trends and provide customers with the latest fashion outfits in 2 weeks in case of existing items, while 4 to 6 weeks in case of new items. तो बेसिकली सारा एक कंपनी है, उसमें उनका ब्रांड का नाम है परिधान। अब उसमें हमने एज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन करा है। उसमें ये पूछ रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सही नहीं है, उसकी वजह से इनके मार्जिन कम हो रहे हैं, डेफिशिएंसीज आ रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। अब इसने एक एक्सप्लेन करा है हमने कि एक सप्लाई चेन है सारा फैशंस की, तो उसने वो बताया कि उसमें क्या होता है कि ये लो इन्वेंट्री रखते हैं। इससे फैशन क्या होता है, फैशन इज अ वेरी ट्रेंडिंग, ये आपका फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। आज कोई नया फैशन चल रहा है, कल कोई नया फैशन आ जाएगा। तो उसमें ये चीज़ बताइए कि इनका क्या करते हैं, ये लोग कम प्रोड्यूस करते हैं, और जितना फैशन है उस हिसाब से, फॉर एग्जांपल फैशन, आज कोई नया फैशन चल रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, कम प्रोड्यूस करेंगे। कम प्रोड्यूस करते हैं जब वो सेल, और इससे क्या होगा, अगर वो कोई फैशन इनका क्लोथ जैसे सेल भी नहीं होते, तो उस वजह से इनको प्रॉफिट क्या होता है उस चीज़ में, कि इनको जो लॉस होता है वो कम होता है, क्योंकि इनका जो इन्वेंट्री है इतना ज़्यादा नहीं है। एंड
उसके बाद इनका जो प्रोडक्शन टाइम है, 2 वीक्स में ये लोग नए कस्टमर्स को और सारा जो इन्वेंट्री है वो प्रोड्यूस करके दे देते हैं। जनरली जो मार्केट में रहता है वो 6 more than 6 weeks रहता है। Sarah factories of Spain imply flexible manufacturing to apply for rapid changing operation. Only 24% of all items are manufactured in Asia and Africa, while 50% are manufactured in Spain, rest 56% in rest of Europe. तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, एम्प्लॉय अप्रॉक्सिमेट 3000 वर्कर्स इन स्पेन एट एवरेज ऑफ 11 यूरोस पर आवर कंपेयर टू एन एवरेज वेज ऑफ 08.0 पर आवर इन एशिया। 11 यूरोस दे रहे हैं पर आवर, और एवरेज एशिया में कितना है 0.80 पर आवर। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट्स इन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सारा कैन डिफरेंशिएट बेटर अंडरस्टैंड द कस्टमर एनकरेज एडिशनल परचेज स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज। सिंपल आंसर है। आप समझो कि अगर हम जो सारा है, सारा कैसे कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो फैशन ट्रेंडिंग के हिसाब से चल रही है, जैसे जैसे ट्रेंड हो रहा है वैसे वैसे कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है। इट इज डिफरेंशिएट, बेटर अंडरस्टैंड, कस्टमर्स को समझ पा रही है, कस्टमर जो चाहता है उसको वो प्रोवाइड कर, एनकरेज एडिशनल परचेज। भाई अब जो फैशन के हिसाब से है वो बोलते हैं यार ये अच्छा भी लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। अब जैसे आप जूडियो जाओगे, जूडियो में क्या है, यार ये भी अच्छा लग रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है, ले लो। हमें नहीं चाहिए फिर भी हम ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं एनकरेज कर पा रहे हैं वो कम दाम पे बढ़िया चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, एडिशनल परचेज। आप जब भी जूडियो जाओगे हर महीने जाओ, आपको न्यू कलेक्शन मिलता है वहाँ पे, लगता है यार न्यू शूज आ गए, न्यू क्लोथ्स आ गए, न्यू ट्राउजर एट अ मिनिमल लो प्राइस पे दे रहा है वो। एनकरेज एडिशनल परचेज। इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्काउंट, अब वहाँ पे डिस्काउंट तो मिलता नहीं है और स्पेशलाइज भी नहीं है कि एक ही चीज में वो आपको पैंट्स भी दे रहे हैं, कार्गोस भी दे रहे हैं, टी शर्ट भी दे रहे हैं, शर्ट्स भी दे रहे हैं, शूज भी दे रहे हैं, एक्सेसरीज आइटम भी दे रहे हैं। तो तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी। CEO statement context of flows pertaining to supply chain management परिधान which of the following is true for supply chain management। इसमें तीन सप्लाई चेन, अब किसी भी चीज की सप्लाई चेन होती है, तीन टाइप की सप्लाई चेन होती है। एक तो मटेरियल की, एक कैश फ्लो, एंड थर्ड इज इंफॉर्मेशन। अब जो मटेरियल की सप्लाई चेन है वो कैसे होती है, पहले मैन्युफैक्चर से बनेगा सामान, फिर मैन्युफैक्चर से सब सामान बन के आएगा, वो कंपनी के पास आएगा, कंपनी अपने रिटेल आउटलेट में बेचेगी, आउटलेट से कस्टमर के पास जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि पहले मैन्युफैक्चर, कंपनी, आउटलेट, देन कस्टमर, तो दैट इज अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम जा रहा है ये। तो दैट इज अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। तो फिजिकल मटेरियल जनरली अपस्ट्रीम मूवमेंट नहीं है, क्या है, अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम मूवमेंट है, ऊपर से लेके नीचे आ रहा है। तो दैट इज रॉन्ग। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑलवेज हैपन बोथ वेज, फ्लोज ऑफ कैश। अब सेकंड है कैश फ्लो। अब कैश फ्लो कैसा होगा भाई, कस्टमर पैसा देगा आउटलेट को, आउटलेट पैसा देगा कंपनी को, कंपनी पैसा देगा मैन्युफैक्चरर को। तो दैट इज दी अपस्ट्रीम मूवमेंट, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो दैट इज अपस्ट्रीम मूवमेंट। तो ये क्या हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, अब इन्फॉर्मेशन हो गई बोथ वेज। क्यों? अब कस्टमर बोलेगा कि भाई मेरे को तो ये ट्रेंड चाहिए, कस्टमर बताएगा कि भैया ये है आपके पास, ये प्रोडक्ट है या ये चीज़ है, कंपो बोलेगा नहीं है तो वो कंपनी को प्रोवाइड करेगा। कंपनी जाएगी मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर को बोलेगा कि भाई ये बना के दे। अब मैन्युफैक्चर बोलता है कि ये नई क्वालिटी आई है, क्या आपको ये यूज़ करनी है तो वो बोलेगा हाँ। अगर वो लगता है कि हाँ मैं यूज़ कर सकता, तो इन्फॉर्मेशन क्या बोथ वेज है, मैन्युफैक्चर भी कुछ बताएगा, कस्टमर भी कुछ बताएगा, तो बोथ वेज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। The exchange of information always happens both ways. Correct. So second is the correct answer. Only option B. Sarah's response in terms of customer demand is comparatively less than its peers. Hence, it has better control over physical flow of supply chain and capable to counter negative effects. One such effect is due to a small change in customer demands. Inventory oscillations become progressively larger looking through the supply chain. This is known as। इसमें ना एक चीज होती है कि मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या ये। सा- अब इसमें बोल रहा है कि सारा का रिस्पॉन्स टाइम है कस्टमर डिमांड कंपेरेटिवली लेस देन पीयर्स। जो कस्टमर डिमांड करता है ये लोग जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं, और जो दूसरी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, दूसरी कंपनी 6 वीक्स में दे रही है तो ये 2 वीक्स में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर कोई भी कस्टमर की डिमांड में स्मॉल चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से इनका इन्वेंट्री के लार्जर इफेक्ट पड़ रहा है। कस्टमर बोल रहा है कि यार मेरे को ना इस टाइप की टी शर्ट चाहिए, नई आई है मार्केट में, चैन वाली टी शर्ट चाहिए, चैन वाली शर्ट चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्या करेंगे, कम मैन्युफैक्चर को बोलेंगे, मैन्युफैक्चर इनको जल्दी प्रोवाइड करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये कम लॉट्स में इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनका जो डिमांड बढ़ रही है तो ज़्यादा बढ़ रही है। तो इससे इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, बुल फिप इफेक्ट बोलते हैं। आपको ये सारे इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। वो तो इसका आंसर है बुल विप इफेक्ट, क्योंकि दिस इज नोन, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बो 1990 में इन्वेंट किया था, और इसका नाम आया था बुल विप इफेक्ट। और दिस इज द सेम कंडीशन विच इज शोन एज द बुल विप इफेक्ट, ऑप्शन बी।
Which of the following statements are incorrect regarding Sara Fashion? Sara Fashion competes on flexibility and agility instead of low-cost leadership. Sara Fashion can further reduce their cost production by shifting production facility to labor-intensive market economy. अभी पूछना कौन सा सही है? Sara competes on flexibility and agility instead of low-cost leadership. ये फ्लेक्सिबिलिटी पे भी वो कर रहे हैं, लेकिन ये साथ में लो कॉस्ट पे भी देख रहे हैं, क्योंकि एशिया में क्या है, इनकी लो कॉस्ट है, लेकिन यूरोप में क्या है, इनकी यूरोप में क्या है, ज़्यादा कॉस्ट पड़ी 11 यूरो। तो ये नहीं कह सकते कि ये लो कॉस्ट में कर रहे हैं, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ लो एंड हाई। तो दिस इज इनकरेक्ट। सारा फैशन कैन फंडर रिड्यूस द कॉस्ट प्रोडक्शन बाय शिफ्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी टू लेबर इंटेंसिव मार्केट इकोनॉमी। तो लेबर इंटेंसिव में नहीं कर सकते, ये नहीं है सारा प्रोडक्शन का एशिया में हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 24% एशिया में हो रहा है, 50% स्पेन में हो रहा है एंड 26% यूरोप में हो रहा है। स्पेन में ही इनकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट कितनी पड़ी है, 11 यूरोस पर आवर। जब 11 यूरोस, तो इस लो कॉस्ट तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे हाई कॉस्ट हो रहा है एंड लो कॉस्ट भी हो रहा है, जिससे मिक्स ऑफ बोथ, वही आंसर हो गया। एंड शिफ्टिंग प्रोडक्शन, जब 50% स्पेन में है तो स्पेन से लेकर एशिया में एकदम से ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, तो रिड्यूस भी नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग। So none of the statement is in are correct. Option D. Which of the following statements are correct regarding cycle time and turnover ratios? Stores of Sara Fashion are expected to have lower inventory turnover ratio than the stores of other retail stores. Cycle time is lower in case of Sara Fashion and its peer group. अब जो सारा का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है ज़्यादा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इनकी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो तो लो है, क्यों? क्योंकि ये कम प्रोड्यूस करवाते हैं, जब कम प्रोड्यूस करवाते हैं तो इनका एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होगा, रेशियो क्या होगा, हाई होगा, लेकिन लो होगा। इट्स अ हाई, क्योंकि जो हमारे इन्वेंट्री है दैट इज लो एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज हाई, तो दैट इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज हाई, तो दैट इज रॉन्ग। साइकिल टाइम इज लोअर, साइकिल टाइम लोअर है क्योंकि जो पीयर ग्रुप है वो 6 वीक्स से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, और ये जो भी आइटम होते हैं 2 वीक्स से 4 to 6 वीक्स मैक्सिमम प्रोवाइड कर देते हैं, तो डेट इज लोअर, साइकिल टाइम इज लोअर, तो ओनली स्टेटमेंट इज सेकंड इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा 51 केस स्टडी तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपकी इस मार्च एंड तक प्रोबेबली 70 केस स्टडी तक मैं कंप्लीट करा दूंगा, जहाँ तक है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड इसके रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, एक मेरे पास पर्सन का जीमेल भी आया था, तो वो जीमेल पे मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, मैंने उसको गाइड करा तो उसने क्लियर भी कर लिया, उसका सेट है। तो आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट, और इट्स बेटर टू हमें मेल पे भेज दो, मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।